अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर। In the online class of medical microbiology और जिस टॉपिक पे हमें आज बात करनी है दैट इज क्लेमीडिया। ये मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है। क्लेमीडिया इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है, विद इन सेल सरवाइव करता है। सेल वॉल मौजूद है और रिजेंबल करती है विद द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बट इस बैक्टीरिया की सेल वॉल में एंडोटॉक्सिन वाला करैक्टर नहीं है। याद होगा मैं बताया करता था आपको कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मर जाए तो उसकी सेल वॉल में एलपीएस होता है जो कि एंडोटॉक्सिन है। कि सेल वॉल क्लेमीडिया की रिजेंबल तो करती है ग्राम नेगेटिव के साथ, बट इसमें एंडोटॉक्सिन वाला करैक्टर नहीं है। और कैसे ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन काज करता है, तो एनवायरनमेंट से इसकी दो मार्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं। पहले ये मैं बता दूं आपको, एक मार्फोलॉजिकल फॉर्म है रेटिकुलेट बॉडी। इस फॉर्म में ये मल्टीप्लाई करते हैं। और सेकंड जो फॉर्म है दैट इज एलिमेंट्री बॉडी। इस फॉर्म में ये एनवायरनमेंट में मौजूद होता है और ये इन्फेक्टिव फॉर्म है। एक्चुअली एनवायरनमेंट में इन्फेक्टिव फॉर्म प्रेजेंट है एलिमेंट्री बॉडी। और एलिमेंट्री बॉडी ही ह्यूमन एक्वायर करे तो उसमें डिजीज होती है। काफी सारी स्पीशीज हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है उनमें से एक है क्लेमीडिया देसी, अदर वन इज क्लेमीडिया निमोनी, एंड थर्ड वन इज क्लेमीडिया ट्रैकोमैटिस। ये थ्री स्पीशीज हैं। अब इनमें से क्लेमीडिया सिटेसी ये एनिमल्स में है, बर्ड्स में है। बल्कि सबसे पहले बर्ड्स की एक फैमिली है सीन, उसमें से ये आइडेंटिफाई हुआ था। दैट्स वाई इसको सिटेसी का नेम दिया गया।
और डिजीज को नेम दिया गया सिकाकोसिस का। अब ये बर्ड्स की और फैमिलीज में से भी आइडेंटिफाई हुए हैं, एनिमल्स में से भी, नो डाउट ह्यूमन में भी। एक और नेम इसे दिया जाता है ऑर्निथोसिस। एनिमल्स में, बर्ड्स में ये बैक्टीरिया डायरिया काज करता है, तो फीसिस के साथ फिर ये एनवायरनमेंट में आता है और वहां से वाया इनहेलेशन ह्यूमन में एंटर होता है और डिफरेंट सेल्स के रिसेप्टर के साथ ये एलिमेंट्री बॉडी की फॉर्म में अटैच होता है। जब ये सेल्स के साथ अटैच हो जाता है उनके रिसेप्टर्स पे, तो फिर सेल इसको एनगल्फ कर लेता है, सेल्स के साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। अब एलिमेंट्री फॉर्म की कन्वर्शन होती है रेटिकुलेट बॉडी में, और ये रेटिकुलेट बॉडी है जो बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन में होती है। ये सेल से न्यूट्रिशन लेती है और मल्टीप्लाई करती है बॉडी विद इन साइटोप्लाज्म। जब इनका रीजनेबल नंबर सेल के अंदर बन जाता है तो दोबारा से रेटिकुलेट बॉडी कन्वर्ट होती है एलिमेंट्री बॉडी में और फिर सेल से बाहर निकल जाती है। ये इसका तरीकाकार है बैक्टीरिया का, बाहर निकल के जो नियर बाई दूसरे सेल्स होते हैं उनके अंदर दाखिल हो जाते हैं और ये सेम साइकिल फिर सेल्स के अंदर चलता है। अनदर डिजीज जो क्लेमीडिया की वजह से मौजूद है ह्यूमन में, दैट इज ट्राकोमा। ट्राकोमा में जो रूट ऑफ एंट्री ऑपरेट होता है दैट इज डिफरेंट थ्रू कंजक्टाइवल मेम्ब्रेन। आईज से, और क्या होता है कि कंटेमिनेटेड हैंड्स से जब आप अपनी आईज को रब करते हैं, देन इस डिजीज में क्लेमीडिया की एंट्री होती है कंजक्टाइवल मेम्ब्रेन के थ्रू। और जो इनिशियल प्रॉब्लम आएगा दैट विल बी कंजक्टिवाइटिस। लेटर ऑन कॉर्निया का इंफेक्शन हो जाता है और केराटाइटिस अगर अनअटेंडेड रहने देंगे, ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, देन कॉर्निया पे स्कार फॉर्मेशन होती है और उसके रिजल्ट में ब्लाइंडनेस हो जाती है। ये आप सुनते होंगे, मोतिया का नेम सुना होगा आप लोगों ने। तो वो सारे के सारे कैटरेक्ट के प्रॉब्लम्स नहीं होते। कुछ प्रॉब्लम्स जो ब्लाइंडनेस में रोल प्ले करते हैं वो क्लेमीडियल इन्फेक्शंस भी हैं।
ट्राकोमा डिजीज का नेम है। थर्ड जो इसकी फॉर्म है दैट इज लिम्फो ग्रैनुलोमा विनेरम। लिम्फो ग्रैनुलोमा विनेरम। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो सीपीसी इसमें इन्वॉल्व है वो क्लेमिडिया ट्रैकोमैटिस है, और इसमें थोड़ा डिफरेंट रूट ऑपरेट होता है। ये जेनिटल सिस्टम का इंफेक्शन है, यूरोजेनिटल सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ट्रांसमिशन पॉजिटिव इंडिविजुअल से नेगेटिव इंडिविजुअल को ट्रांसमिशन लिम्फोग्रेनुलोमा विनेरम की ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है। ये वेनेरियली ट्रांसमिटेड डिजीज है। और बोथ एडल्ट मेल्स में और एडल्ट फीमेल्स में ये प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं। जैसे एडल्ट मेल में लिम्फोग्रैनुलोमा विनेरम के केस में कंजक्टिवाइटिस होता है, यूरेथ्राइटिस है, इसके अलावा एपिडिडिमाइटिस है, आर्थराइटिस है। कंजक्टिवाइटिस, यूरेथ्राइटिस, एपिडिडिमाइटिस एंड आर्थराइटिस। वेरएज एडल्ट फीमेल में कंजक्टिवाइटिस के साथ वल्वोवेजिनाइटिस, सर्विसाइटिस, एंडोमेट्राइटिस, मेट्राइटिस, और इन्फेंट्स में भी जो न्यू बॉर्न है उनमें भी एट द टाइम ऑफ बर्थ वो इन्फेक्शन एक्वायर कर सकते हैं। और उनमें कंजक्टिवाइटिस के साथ साथ निमोनिया का प्रॉब्लम प्रेजेंट है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जो हम पहले बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं उन पे अगर बात करें तो आप जरा थोड़ा सा लेट मी नो। ये जो डिजीज है जिस पे मैंने अभी बात किया लिम्फोग्रैनुलोमा विनेरम, ये मेल एडल्ट्स में भी और फीमेल एडल्ट्स में और इन्फेंट्स में ये इन्फेक्शंस बताए हैं मैंने। ऐसे इन्फेक्शंस पहले हमने एक बैक्टीरिया के केस में पढ़े हैं। बताएगा मुझे कोई कि वो कौन सा बैक्टीरिया था? मेल एडल्ट नाइजीरिया नाइजेरिया। शाबाश बख्तावर, शाबाश। नाइजीरिया नाइजेर गोनोरिया। गनोरिया, नाइजेरिया गनोरिया एंड लिम्फो ग्रैनुलोमा विनेरम, इन दोनों के
साइंस सेम है, बट डिफरेंस क्या है कि गनोरिया में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इन्वॉल्व है और इसमें लिम्फोग्रेनुलोमा में क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस इन्वॉल्व है और क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है। और कैसे आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, वो माइक्रोबायोलॉजी है। और डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है। डिफ्रेंशिएट करना जरूरी इसलिए कि क्लैमिडियल इन्फेक्शन यानी लिम्फोग्रेनुलोमा विनेरम, ये तो आप कोई भी एंटीबायोटिक लेंगे ना, बेशक आप टेट्रासाइक्लिन ही ले लें, एरिथ्रोमाइसिन ले लें, क्लैमिडिया सेंसिटिव है एंटीबायोटिक्स को, तो रिकवरी हो जाती है। वेरस गनोरिया में उसका ट्रीटमेंट लेते वक्त आपको ज्यादा क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन रखना पड़ती है। गनोरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मौजूद है, चांसेस हैं कि आप जो एंटीबायोटिक लें वो काम ना करे और माइट भी आपको कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करवाना पड़े। और फिर एक और रिस्क होता है गनोरिया में कि जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं बैक्टीरिया की डेथ के बाद एंडोटॉक्सिन भी प्रॉब्लम काज करता है। वेरएस क्लैमिडिया की सेल वॉल में तो एंडोटॉक्सिक है ही नहीं। दैट्स व्हाई माइक्रोबायोलॉजी इंपॉर्टेंट है डायग्नोसिस के रेफरेंस से, ताकि आप सही एक्यूरेट थेरापी कर सकें। ओके, अभी मुझे आप बताएं जरा, मैंने आपको 3 प्रॉब्लम्स पढ़ाए हैं क्लैमिडिया में, सिटाकोसिस है, ट्राकोमा है, लिम्फोग्रेनुलोमा विनेरम है। तो सैंपलिंग क्या होगी, क्या सैंपल्स आप कलेक्ट करेंगे? जी, तनवीर तनवीर हुसैन। तनवीर, अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तनवीर कैसे हो आप, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो थोड़ा तो मैंने लेट ज्वाइन किया तो। अच्छा, चलो चलो ठीक है, लेकिन फिर भी लेट भी ज्वाइन किया हो तो ये प्रॉब्लम्स हम मल्टीपल बैक्टीरिया में पढ़ चुके हैं, तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। किस टाइप की डिजीज में कौन सा सैंपल लेंगे? चलेंगे। और कोई? तालिया सुल्तान, तालिया सुल्तान, आप मौजूद हो? ओके, आप तो मौजूद हैं तो रेस्पॉन्ड करना चाहिए बेटे। अलिशबा अली, अलिशबा अली, नॉट गुड, अच्छी बात नहीं है। मिन जी अलिशबा, थैंक यू बेटे। आवाज आ रही है आपको अलिशबा? पहले माइक ऑन। हाँ, शाबाश। हाँ जी, क्या सैंपल कलेक्ट करेंगे सिटाकोसिस में? 2 साइंस बताए थे मैंने सिटाकोसिस में, मैं रिपीट करता हूँ आपके लिए। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और डायरिया होता है, तो क्या सैंपल होगा हमारा चॉइस का? जी बेटे, इतना मुश्किल तो नहीं है। चले, सना सुलेमान, सना सुलेमान। यस सर।
हाँ शाबाश बेटे, चलो आप बताओ। सर पहले में तो हम्म। माइक, आपकी इसके आवाज नहीं आ रही। अलावा अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं तो हम्म। शाबाश। स्पूटम एज सैंपल होगा, रेस्पिरेटरी कफ आउट एज सैंपल सर होगा। पहले तो डायरिया है ना, तो हाँ, उसकी हाँ डायरिया है तो जी। स्टूल, स्टूल आपका सैंपल होगा। शाबाश। और ट्राकोमा में क्या सैंपल लेंगे? बख्तावर, ट्राकोमा में, बख्तावर। जी सर। ट्राकोमा में क्या सैंपल लेंगे? ट्राकोमा में सर ट्राकोमा इसमें सर मैंने गौर से नहीं सुना, आप थोड़ा इसके रिपीट कर दें। सॉरी सर। अच्छा, ये कंजक्टिवाइटिस होती है, इसमें केराटाइटिस है और ब्लाइंडनेस होती है। सर इसमें कंजक्टिवाइटिस वेब ले लेंगे। शाबाश, वेरी गुड। और लिम्फो ग्रेनुलोमा विनेरम में क्या सर सैंपल लेंगे? उसमें सर उसमें यूरिन सैंपल ले सकते हैं। जेनिटल सक्रीशंस लेंगे। शाबाश, सर ठीक है। जेनिटल सेक्रेशन। ओके, सैंपलिंग कर ली जाए तो फिर आपको करनी है माइक्रोस्कोपी, और ये बैक्टीरिया इंट्रासेलुलर है तो जिम्सा स्टेनिंग करेंगे। जिम्सा स्टेनिंग के रिजल्ट में आपको सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर सर्कुलर बॉडीज नजर आएंगी। नेक्स्ट आपको करना होता है कल्चर। तो ये इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है, जो रूटीन के बैक्टीरियोलॉजी मीडिया हैं उन पे इसकी ग्रोथ नहीं आती। सेल कल्चर करना होगा, टिश्यू कल्चर करना होगा, और फिर उन सेल्स के ऊपर इसकी ग्रोथ ली जा सकती है। पर क्लैमीडिया में आइसोलेशन थोड़ा मुश्किल है, बट करना चाहें तो सेल कल्चर की टेक्निक को आप किया जा सकता है। जो एक्चुअल डायग्नोसिस किया जाता है वो इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है। और आप एलाइजा परफॉर्म कर सकते हैं, एफएटी परफॉर्म कर सकते हैं, एंड नो डाउट मॉलिक्यूलर टेक्निक्स भी अप्लाई की जा सकती है। पता चल जाए कि ये क्लैमिडियल इन्फेक्शन है तो सिंपल जो ट्रीटमेंट आपको लेना है वो आप एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेंगे, और ये एंटीबायोटिक तो रेस्पॉन्ड करता है। वैसे तो टेट्रासाइक्लिन एरिथ्रोमाइसिन से भी ठीक हो जाता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। चांसेस है कि कोई और बैक्टीरिया भी साथ इन्वॉल्व हो जाए। ये एक ड्रग है सिप्रोफ्लक्ससिन। तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में सिप्रोफ्लक्ससिन प्रेफर्ड ड्रग है। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स में सिप्रोफ्लक्ससिन अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो क्लैमिडिया है या गनोरिया है, दोनों में, या कोई और बैक्टीरियल प्रॉब्लम है तो सिप्रोफ्लक्ससिन के रिजल्ट्स सबसे ज्यादा अच्छे हैं। राइट बच्चों, कुछ पूछना चाहें आप, कोई सवाल करना चाहें? ओके, अनदर बैक्टीरिया जिस पे मुझे आपसे आज बात करनी है, दैट इज माइकोप्लाज्मा। ऑलरेडी आप माइकोप्लाज्मा से थोड़ा सा वाकिफ होंगे। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है,
और सेल वॉल नहीं है इसमें, विदाउट सेल वॉल है। और काफी सारी स्पीशीज हैं, ये फ्री लिविंग है, आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो कर सकता है। कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है क्योंकि इसकी सेल वॉल नहीं है। विद इन सेल भी सरवाइव करता है। बहुत सी स्पीशीज हैं। एनिमल्स में भी डिजीज होती है इसकी वजह से, और ह्यूमन बीइंग में भी डिजीजेस होती हैं माइकोप्लाज्मा स्पीशीज की वजह से। और जो डिजीज है ह्यूमन में, माइकोप्लाज्मोसिस, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया। और जो स्पीशी इन्वॉल्व है दैट इज माइकोप्लाज्मा निमोनी। स्पीशी के नेम से ही जाहिर है कि प्राइमरी इन्फेक्शन जो होगा माइकोप्लाज्मा की वजह से, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का इन्फेक्शन होगा। तो वाया इनहेलेशन ये बैक्टीरिया हेल्दी इंडिविजुअल्स एक्वायर करते हैं, एनवायरनमेंट से भी कर सकते हैं, या जब वो क्लिनिकल केस के साथ इन क्लोज कांटेक्ट होते हैं तब भी वो इस बैक्टीरिया को एक्वायर कर सकते हैं। तो प्राइमरीली रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही साइंस आएंगे। स्नीजिंग होगी, नेजल डिस्चार्ज होगा शुरू में, कफिंग होगी, फिर स्लोली डिजीज प्रोग्रेस करती जाती है। क्रॉनिक डिजीज है, आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करेगी और रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करती जाएगी। अदर देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, माइकोप्लाज्मा निमोनी दूसरे सिस्टम्स के प्रॉब्लम्स का बाइस भी बनता है, लाइक मायोकार्डाइटिस काज कर देता है। मायोकार्डाइटिस हार्ट के मसल्स की इन्फ्लेमेशन, पेरिकार्डाइटिस का बाइस बनता है। हार्ट के अराउंड जो मेम्ब्रेन है उसका इन्फेक्शन है, मेम्ब्रेन का इन्फेक्शन भी करेगा, मसल्स का इन्फेक्शन भी करेगा, पैंक्रियाज को टारगेट करता है तो पैंक्रियाटाइटिस काज करेगा, ओवरीज को टारगेट करता है तो ओवेरियन इन्फेक्शन का बाइस बनेगा, ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, अनीमिया काज करेगा, थ्रोम्बोसाइट्स को टारगेट करता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया काज करेगा, मेनिंजिस की तरफ चला जाता है, मेनिंजाइटिस काज करेगा, एनसेफेलाइटिस काज करेगा। ये इतने सारे प्रॉब्लम्स काज करने के काबिल है। एक्चुअली रीजन क्या है कि इस बैक्टीरिया का साइज स्मॉल है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, तो सिस्टम्स के दरमियान जितनी भी बैरियर्स हैं ये उनको क्रॉस कर जाता है। वंस ब्लड तक कैरी हो जाए तो फिर ये वहां से
बहुत से सिस्टम्स की तरफ डिसएमिनेट होता है, विद इन सेल चला जाता है, सेल के अंदर ग्रो करता है और फिर उस सेल की डेथ काज करके बाहर निकल आता है। क्रॉनिक डिजीज है, स्लोली प्रोग्रेस करती है, बहुत स्लो प्रोग्रेस करती है। और जो मेजर डैमेज होता है ना इस बैक्टीरिया की वजह से, वो है इम्यूनो सुप्रेशन। ये बैक्टीरिया इम्यूनो सुप्रेशन काज करता है, स्लोली प्रोग्रेस करता जाएगा। और इन केस ऑफ इम्यूनो सुप्रेशन फिर और बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया भी, वायरस भी, जिनके लिए माइकोप्लाज्मा बेड प्रिपेयर करता है। कहते हैं कि ये बेड प्रिपेयर करता है फॉर अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और हमेशा माइकोप्लाज्मा के साथ अदर बैक्टीरियल प्रॉब्लम, अदर वायरल प्रॉब्लम्स ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि माइकोप्लाज्मा ने तो बहुत स्लो डिजीज काज करनी है, स्लोली प्रोग्रेस करता जाएगा, डैमेज काज करता जाएगा, इम्यूनो सुप्रेशन का बायस बनेगा। और ये वर्टिकली भी ट्रांसमिट होता है बैक्टीरिया, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में भी जाता है, क्योंकि ये ओवरीज में जा रहा है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर होता है। और माइकोप्लाज्मा पॉजिटिव इंडिविजुअल्स में अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिजीजेस ज्यादा होती हैं और ऑलवेज कॉम्प्लेक्स बनता है, और उस कॉम्प्लेक्स ऑफ डिजीजेस के रिजल्ट में फिर डेथ होती है। सैंपल क्या लेंगे? तो जिस सिस्टम का इन्फेक्शन है उसके रेफरेंस से आप सैंपलिंग करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो रेस्पिरेटरी कफ आउट लेंगे, स्वैब लेंगे। ब्लड में है तो ब्लड सैंपल लेंगे। मेनिंजाइटिस काज की हुई है तो CSF लेंगे। इन शॉर्ट, जिस सिस्टम का इन्फेक्शन है वो सैंपल आप कलेक्ट करेंगे। और इसमें डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से आप कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, सिंगल बैक्टीरिया माइट भी आपको ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप से नजर ही ना आए। इसलिए इसमें क्या किया जाता है कि सैंपल को कल्चर कर दिया जाता है, और ये बैक्टीरिया बहुत स्लो ग्रो करता है, कम से कम 3 दिन लगते हैं इसकी कॉलोनी डेवलप होने में। सिलेक्टिव मीडिया मौजूद है, माइकोप्लाज्मा एगर, PPLO एगर, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये भी माइकोप्लाज्मा का ही नेम है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और इसी नेम पे मीडिया भी मौजूद है, PPLO एगर, PPLO ब्रॉथ। माइकोप्लाज्मा एगर सिलेक्टिव है, किसी और बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होती, इन पे सिर्फ माइकोप्लाज्मा ही ग्रो करता है। और इसकी कॉलोनीज दो तरह की होती हैं, लार्ज साइज की भी हैं, स्मॉल साइज की भी हैं। जो स्मॉल साइज की कॉलोनी है उसको नेकेड आई से देखना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो मीडिया की कल्चर प्लेट होती है, मीडिया कल्चर प्लेट, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर 10x पे मैग्नीफाई करके बैक्टीरिया की कॉलोनी देखी जाती है। ये डिफरेंट बात है जो मैं कर रहा हूं कि आप बैक्टीरियल कॉलोनी देखते हैं, मीडिया की प्लेट को माइक्रोस्कोप के अंडर फोकस करके।
और अगर आप कॉलोनी को फोकस करके एनलार्ज कर लें तो फिर इसकी कॉलोनी हाईली टिपिकल है और इस तरह की कॉलोनी किसी और बैक्टीरिया की नहीं है। इसकी कॉलोनी की बेस पे आप इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसकी कॉलोनी की जो अपीयरेंस है वो फ्राइड फ्राइड एग कॉलोनी है, डबल एलिवेशन। तो फ्राइड एग कॉलोनी और किसी बैक्टीरिया की नहीं है। इसको इसकी कॉलोनी को रिजेंबल करती है वर्जिन ब्रेस्ट के साथ। तो ये स्पेसिफिक करेक्टर है जो माइकोप्लाज्मा के साथ अटैच है, किसी और बैक्टीरिया में ये करेक्टर नहीं है। कॉलोनी में, इंडिविजुअल बैक्टीरिया नहीं, कॉलोनी जो एगर के ऊपर आती है। फर्दर आप इम्यूनोलॉजी के टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। काफी सारे टेस्ट हैं जो इसमें किए जाते हैं, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, जैसे लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट है। लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट किट्स अवेलेबल है, जस्ट आपको सैंपल मिक्स करना है, एग्लूटिनेशन हो जाए तो पॉजिटिव है। और अलाइजा की किट्स भी अवेलेबल हैं। अक्सर लोग अलाइजा परफॉर्म करते हैं क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत स्लो है, और अगर क्लिनिकल केस में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में डिजीजेस प्रेजेंट हैं तो जब तक इसकी ग्रोथ आनी है उस वक्त तक हालात बिगड़ जाते हैं। तो डायरेक्टली इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम अलाइजा परफॉर्म करते हैं। पॉजिटिव आ जाए तो फिर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। मैक्रोलाइड्स ये एक ग्रुप है एंटीबायोटिक्स का, उनको ये बैक्टीरिया रेस्पॉन्ड करता है। और अगेन हमारे जैसे मुल्क में जहां हम फौरन से पहले जो भी नई मेडिसिन आए उसको ऑप्ट कर लेते हैं, तो अगेन क्विनोलॉन्स के रिजल्ट्स अच्छे हैं तो क्विनोलॉन थेरापी ले ली जाती है। अमंग क्विनोलॉन एक नई लॉन्चिंग है, मॉक्सी ऑक्सासलीन। उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं, बेटर रिजल्ट्स हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में। तो जो अफोर्ड करते हैं इस तरह की कॉस्टली ड्रग्स को तो वो मॉक्सी फ्लक्सासिलिन को एज चॉइस लेते हैं, अदरवाइज सिप्रोफ्लक्सासिलिन को एज चॉइस लिया जाता है। जितना जल्दी इन्फेक्शन को आइडेंटिफाई करके ट्रीटमेंट कर ली जाए क्लिनिकल केसेस के लिए उतना बेहतर है, क्योंकि ये बैक्टीरिया तो शायद उतना डैमेज काज नहीं करता खुद से, बट इस बैक्टीरिया के बाद जो गेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, वो ज्यादा डैमेज काज करते हैं। राइट बच्चों, विद दिस आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू कि इस कोर्स के मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी कोर्स आउटलाइन के मुताबिक जो सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था, डिजीजेस काज्ड बाय बैक्टीरिया, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है।
जो आपके प्रेस्क्राइब्ड कोर्स आउटलाइन में बैक्टीरिया मौजूद थे, मैंने कोशिश की है कि सिंपल वर्ड्स में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दूं, और स्पेशली उन बैक्टीरिया पे जो ह्यूमन में हमारे रीजन में फ्रीक्वेंटली टारगेट करते हैं हमें। तो आप कुछ पूछना चाहें, कोई सवाल करना चाहें? पहला चैप्टर हमारा एंड हो गया, 2 रहते हैं, वायरोलॉजी एंड माइकोलॉजी। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी मौका मिलता है क्लास पढ़ाने का, तो फिर हम वायरोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। जी बच्चों, कोई सवाल करना चाहें आप? क्वेश्चन करना चाहें? ओके, तो आपकी जीआर या सीआर मौजूद है तो ज़रा मेरे से बात करें। यस सर। लेट मी, यस शेराज, गुड। शेराज, आप लोगों ने आपस में मिलके, आप सब ने आपस में व्हाट्सएप में एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएं, इन कांटेक्ट आ जाएं। लेट मी नो कि आप लोगों ने मिड का सिलेबस कितना रखना है, और मिड में जितना सिलेबस आपने इंक्लूड करना है उसका एक सिंगल डॉक्यूमेंट बनाएं। जो मैंने फाइलें अपलोड की हुई हैं उनको यूज़ करके डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए मुझे। जो आप लोगों ने असाइनमेंट्स बनाई हैं, आप हर टॉपिक अलॉट करते रहे हैं और असाइनमेंट्स आपने बनाई हुई हैं, तो जितना आपने मिड का कोर्स रखना है उसको एक सिंगल वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट में ला के वो फाइल शिराज आपने मुझे ईमेल करनी है, और बाकी क्लास फेलोज को भी ईमेल करनी है। जी बेटे। जी ओके सर। और उस फाइल में से, चूंकि वो सिंगल डॉक्यूमेंट होगा और सारे बच्चों के पास मौजूद होगा, तो मेरी कोशिश होगी 100% इंशाल्लाह ताला कि मैं उस सिंगल डॉक्यूमेंट में से आपका पेपर बनाऊं। और मैं हर दफ़ा पेपर खुद से नया बनाता हूं, इसलिए ये ड्यूटी आप लाजमी अंजाम दें। मैं 4-5 क्लासेस को मेडिकल पढ़ा रहा हूँ, ऐसा ना हो कि कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने किसी और क्लास को दी हो और आपसे डिस्कस नहीं कर पाया हूँ तो वो पेपर में पूछ लूँ। तो बेहतर होगा आपको जो आप लोगों ने असाइनमेंट बनाई हुई है उसका एक सिंगल डॉक्यूमेंट मुझे सेंड कर दें, ईमेल, वाया ईमेल सेंड कर। राइट जी। ओके। ओके सर। और कितना कोर्स रखना है वो भी आपको डिसाइड करना है। हाँ, एक चीज़ मैं ऐड ऑन कर दूं, मैं मिड का सिलेबस फाइनल में से ऑफ नहीं करता हूँ, शामिल करता होता हूँ। ये मेरी बुरी आदत है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना सिलेबस डिसाइड कीजिएगा, और जैसे आप डिसाइड करेंगे मैं आपके साथ एग्री करूँगा। राइट बच्चों, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामती दे, बड़ों की खिदमत किया करें, पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें अगर अल्लाह ताला ने उनको जिंदा रखा होगा।